ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता, जिसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। बातचीत का विषय है लॉकडाउन और वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। और कोविड-19 और उसके फलस्वरूप उपजी परिस्थितियों में जीवन का स्वरूप बहुत बदल गया है। हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। ऐसे में शांति और मानसिक स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह हमारे अनुशासन की परीक्षा की घड़ी भी है और विद्यार्थी जीवन अपने अनुशासन के लिए ही जाना जाता है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, अध्ययन, अध्यापन, तमाम पक्ष ऐसे हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो हैं वो आज हमारे साथ हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस भेंट वार्ता से आज जुड़े हैं। आप हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी जी। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस भेंट वार्ता से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम एक सामान्य प्रश्न की तरफ चर्चा करना चाहेंगे, आपकी तवज्जो चाहेंगे कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बहुत बात हो रही है। आपका दृष्टिकोण क्या है? लॉकडाउन कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को सफल बनाएगा और किस तरीके से ये हमें कोविड-19 के कुचक्र से, विशेष साइकिल से बाहर निकालेगा? सर्वप्रथम तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूं। और आज जो 14 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण दिन है जी अपने देश के लिए, देश के विभिन्न प्रांतों के लिए। इसको बहुत बड़े, कई जगह इसको नए वर्ष के रूप में, कई जगह असम में बिहू के रूप में मनाते हैं, पंजाब में वैसाखी के रूप में, और अन्य जगहों पर इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो सबके लिए, इन सब चीजों के लिए मैं सभी देशवासियों को, खासकर अपने प्रांत के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी जन्म जयंती है, उसके लिए भी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में लें कि भारत में लॉकडाउन इतना सफल क्यों रहा। कुछ छोटे छोटे पॉकेट एरियाज को छोड़ करके देश में बाय एंड लार्ज यदि हम देखें तो ये लॉकडाउन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मेरे हिसाब से इसकी मुख्य वजह ये है, और ये लॉकडाउन वाज एम्ड एट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लॉकडाउन किया गया था जी। आप देखें, यदि हम अपने थोड़ा सा अपने इतिहास के पन्नों को, पृष्ठों को पलटे हैं तो हमें ये बहुत पुराना नहीं, नए, हमें ये स्मरण तुरंत हमारे मस्तिष्क में आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग वाज नॉर्म इन अवर सोसाइटी। ये सोशल डिस्टेंसिंग एक प्रथा थी अपने समाज में, भारतीय समाज जी। प्रथा ऐसे थी कि जैसे हम देखें कि यदि कोई गमी हो गई, को अपने परिवार में शांत हो गया, तो उस समय जो दाह संस्कार जो भी व्यक्त करता था, उससे सोशल डिस्टेंसिंग, पूरे घर की सफाई। तो सोशल डिस्टेंसिंग हम अपने मौकों पर देखें, अलग अलग अवसरों पर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग वाज नॉर्म इन आवर सोसाइटी। ये हमारी मानसिकता, हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में सोशल डिस्टेंसिंग थी। तो इसलिए जब भारत सरकार, खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि हम लॉकडाउन 14 अप्रैल तक करते हैं देश में, और इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, क्योंकि अभी तक भी कोई ऐसी वैक्सीन का विकास नहीं हो पाया है जिससे कि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से बचा जा सके जी। तो और हमारे संस्कृति में एक ये भी था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारी पूरी जीवन प्रणाली ऐसी थी कि जो हम रोगों को अपने शरीर में पनपने नहीं देने के लिए इस मानसिकता से काम करते थे, न कि बीमारी हो जाए तो फिर उसका उपचार कराने का जी। तो ये इन दो बातों जो हमारे भारतीय समाज के लोगों के मन मस्तिष्क में बहुत अच्छी तरीके से जमी हुई है, खासकर जो हमारी वरिष्ठ नागरिक हैं, वो इनकी वजह से ये जो लॉकडाउन, ये बहुत अच्छा सफल हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का आधार मान करके ये लॉकडाउन बनाया गया था। लॉकडाउन इसलिए डिक्लेयर किया जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व हमारे भारतीय समाज बहुत अच्छी तरीके से समझता, इसलिए ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। कंटेगुअस डिसीज, ये सब विदित है कि ये जब एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में जब स्वस्थ लोग आते हैं तो ये बीमारी इसी तरीके से फैलती है, और कोरोना भी इसका उदाहरण है, कंटिन्यूअस डिसीज है। तो इसके लिए सबसे बड़ा उपचार, यदि इसको रोकने का, ये कम्युनिटी डिसीज न बन पाए, समुदाय में न फैल सके, इसको रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। और ये बहुत समय से अपने देश में लिया गया, और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बताया, देश के सामने ये विषय रखा कि इसको हम 3 मई तक इसको एक्सटेंड करें।
तो अब देखें, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, तो ये तो रोकेगा, फैलाव को रोकेगा, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकेगा, फैलाव को रोकेगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो इससे और इसके जो दूसरा जो पक्ष है कि इस समय ठीक है, ये बहुत सही बात है, कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, छोटे बड़े उद्योग जो है वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और इससे बड़ा जो प्रभाव इस लॉकडाउन का जो और बड़ा प्रभाव है वो किसानों का है। इस समय हमारे बुंदेलखंड में भी देखें, अन्य क्षेत्रों में भी कि खेती एकदम बिल्कुल खेत में पकी हुई है, काटने के लिए है। और आजकल जो किस प्रणाली पिछले 25-30 वर्षों में जो बदली है, तकनीकी जो बदली है कि हम हार्वेस्टर इसका उपयोग करके खेत में ही गहाई हो जाती थी, अन्न आ जाता है। तो ये एक किसान इसको बहुत तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ये दोनों बातें ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कुलपति साहब कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारी प्राचीन पद्धति का एक अहम हिस्सा रहा है और सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए, सामुदायिक स्तर पर इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन ही इसका एकमात्र विकल्प था। बहुत स्वागत योग्य कदम आप इसे बता रहे हैं। अब हम आना चाहेंगे विश्वविद्यालय स्तर पर बात करना चाहेंगे, विद्यार्थियों के जीवन में थोड़ा सा झांकना चाहेंगे। विद्यार्थी जीवन में सर अनुशासन की बहुत भूमिका होती है और लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद क्या आपको लगता है कि विद्यार्थी ज्यादा अनुशासित होगा पठन पाठन और अपने करियर को लेकर के? देखिए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी कोई महामारी या कि कोई आपदा, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो जी, जब कोई इस तरह की वैश्विक आपदा या बीमारी कुछ आता है तो ये इसके साथ साथ जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, कार्य खासकर जो जीवन पद्धति, इसके साथ साथ कार्यशैली, दोनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जी। वो परिवर्तन आवश्यक भी है इसलिए कि जो चेंजिंग सिनेरियो में, बदलते हुए परिवेश में हम जो महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य हैं उनको कैसे जारी रख सके। आपने विश्वविद्यालय की शैक्षिक संस्थाओं की बात की। पहले हम फेस टू फेस लर्निंग करते थे। जो हमारी ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय हैं वहां पर फेस टू फेस लर्निंग, पठन पाठन का कार्य होता था। कुछ एडवांस इंस्टीट्यूशन जैसे IITs हैं, आईएसएस, IIMs हैं, इनमें तो ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ कंपोनेंट था, 100% नहीं लेकिन काफी 20-25% उनमें ऑनलाइन एजुकेशन इसके पहले भी हुआ करती थी। अब ये लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के पहले ही ये निर्देश दे दिया गया विश्वविद्यालयों को कि अपने हॉस्टल्स को खाली करा लें। तो एक बहुत बड़ी संख्या जो विद्यार्थियों की आती है वो कैंपस के बाहर निकल गई। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो जो स्थानीय आसपास के विद्यार्थी थे उनका भी आना कैंपस में बंद हो गया। और ये ऐसे समय में ये हुआ जब सेमेस्टर का ऑलमोस्ट आप समझे कि मध्य था जी। तो जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है प्रोग्राम तो 20 सेमेस्टर, उनमें पढ़ाई पठन पाठन का कार्य पूर्ण रूप में अवरुद्ध हो गया जी। अब शैक्षिक संस्थाओं का ये भी दायित्व है कि यदि कोई भी बीमारी लंबे समय तक चलती है तो उस समय एक अल्टरनेटिव व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी शैक्षिक संस्थाओं की, समाज की और देश की होती है जी। तो इसमें फिर ये बात आई कि हम इस समय ऑनलाइन एजुकेशन में ध्यान दें जिससे कि बच्चों का समय बर्बाद ना हो। हालांकि इसमें कुछ जो ऐसे विश्वविद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां के विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से, जिनमें से काफी संख्या के विद्यार्थी ऐसे हों जहां पर स्मार्टफोन जिनके पास ना हो, जहां पर इंटरनेट कनेक्शन ना हो, जहां पर वाईफाई ना हो, ऐसी जगहों और ऐसी विद्यार्थी, ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ा समस्या बन सकती है। लेकिन बाय एंड लार्ज हम देखें तो एक ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छे वायबल वाया मीडिया या कि अल्टरनेटिव के रूप में उभरा है। सभी विश्वविद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में अभी अपना पूर्ण समय दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जी। जैसे स्काइप से क्लास ले सकते हैं, जैसे जूम से क्लास ले सकते हैं, हैंगआउट से क्लास ले सकते हैं, ये चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो रीडिंग मटेरियल है उसको हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में वीडियो रीडिंग मटेरियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अपलोड करते हैं जिससे विद्यार्थी उसका एक्सेस कर सकें। व्हाट्सएप से के द्वारा भी रीडिंग मटेरियल दिया जाता है, लिमिटेड डिस्कशंस होते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई का अल्टरनेटिव व्यवस्था जो उभरी है और इसको हर एक विश्वविद्यालय के लिए चाहिए। हम अपने आप प्रयास कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जो मैन पावर, जो ट्रेन्ड मैन पावर रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम प्रयास करें। जैसे हमने अभी एक दिन का
अपने शिक्षकों के लिए एक दिन ऑनलाइन एजुकेशन पर ट्रेनिंग कोर्स कराया था वेबिनार के द्वारा। जी जी, ऑनलाइन ही था वो कोर्स। जी जी। तो ये एक व्यवस्था हुई। जहां तक आप ये बताना जरूरी है जिससे कि जो भी विद्यार्थी हैं हाई एजुकेशन सेक्टर के, वो इसका लाभ उठा सके। जी, ये एक मैं आपके मूल प्रश्न पर थोड़ा 2 मिनट बाद आऊंगा। इसमें एक विषय बात बताना ये भी जरूरी है श्रोताओं को, खासकर जो हमारे विद्यार्थी इसमें है, कि पिछले कुछ वर्षों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सीईसी, यूजीसी। इन्होंने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन लेक्चर की बहुत सारी व्यवस्था पिछले 3-4 वर्षों में हुई है। बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अपने देश में उपलब्ध हैं, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ईपीजी पाठशाला है, एनपीटेल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ऑनलाइन पठन पाठन की सुविधा है। स्वयं प्रभा में हर एक विषय में इतने सारे लेक्चर्स उपलब्ध है, वीडियो लेक्चर। जी, हमने अपने विश्वविद्यालय करीब 22 विभागों में इसकी व्यवस्था की थी कि विद्यार्थी लोग जब उनका क्लास ना हो तो वो वीडियोस को सुने। तो ये विद्यार्थी इन सब चीजों का, इसके अलावा हम समाचार पत्र में भी हमने छपाया था जितने लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक्स है जहां से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है उसको डाउनलोड करके बच्चे, विद्यार्थी इस समय जो खाली घर में हैं, देखिए इसमें शैक्षणिक संस्थाओं में छुट्टियां नहीं है इस समय। इस समय जो ऑर्डर है यूजीसी का, एमएचआरडी का विश्वविद्यालयों के लिए, वह है वर्क फ्रॉम होम। जी, टीचर्स विभाग नहीं जा रहे हैं लेकिन घर में बैठ करके उनको काम करना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक काम कर भी रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको काम शुरू करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम है, जैसे शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय के, उसी तरह से छात्र छात्राओं के लिए ये स्टडी फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम एंड स्टडी फ्रॉम होम। तो इसमें उनको ये सब जो ऑनलाइन रिसोर्सेज, डेटाबेस अवेलेबल है, उनका उपयोग करें, समय का सदुपयोग करें, जिससे कि उनका जो सेमेस्टर है, उनका ईयर बर्बाद ना हो। जब विश्वविद्यालय जब खुले तो कम से कम समय में हम उनकी परीक्षा ले सके, जिससे कि हमारा जो शैक्षणिक सत्र है वो समय से समाप्त हो, नया शैक्षणिक सत्र समय से शुरू हो। थोड़ा बहुत देरी हो सकता। आपने सर बताया कि ई एजुकेशन और ऑनलाइन क्लासेस जो है भविष्य की दिशा में एक कदम है और ये आने वाले समय की मांग भी है, और अभी समय है वर्क फ्रॉम होम का और स्टडी फ्रॉम होम का। लेकिन हमारा जो मूल प्रश्न था वो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्या पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा? जहाँ तक आपने विद्यार्थियों में अनुशासन की बात की, देखिए हमारे विद्यार्थियों के लिए हमारे इतिहास में जो एक बहुत अच्छी बात बोली जाती थी वो ये थी कि कागचेष्टम बकुल दानम स्वान नित्या तथैर्चा। ये विद्यार्थियों के 4 लक्षण जो होते हैं, और उनमें अनुशासन तभी आएगा जब ये 4-5 चीजें उनमें है, विद्यार्थियों में ये रहेंगी। जी, अनुशासन यदि हम देखें कि अपने समाज में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारी युवाओं में, बच्चों में अनुशासन कहाँ से आता था? वो ऐसे होता था कि हम संयुक्त परिवार थे, दादा दादी साथ में रहते थे, चाचा चाची, बच्चे, भाई, चचेरे भाई, सब लोग कुटुंब बड़ा। तो एक बच्चा जो है कई नजरों से कई लोग उसकी स्क्रीनिंग करते रहते थे कि कहीं उसने कोई गलत आदत नहीं पड़ी, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। इस तरह से अनुशासन हमारे यहाँ डेवलप होता था। फिर समाज भी ध्यान रखता था, पड़ोसी है ये। अब ये सब सुविधाएं उपलब्ध है नहीं, हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह रहे हैं। समाज में पड़ोसी भी एक दूसरे के इंडिफरेंट हो गए, बहुत ज्यादा केयर नहीं करते, तो वो नहीं है। एक ही ऐसा मौका है कि जब ज्यादातर परिवार आपस में इकट्ठे हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, काम करने वाले, नौकरी पेशा या कि कंपनीज में काम करने वाले जो थे, सबको ज्यादातर लोग वापस अपने घर में आ गए, अपने माँ बाप के साथ संयुक्त परिवार के तौर पर रह रहे हैं। तो जो हमारे फैमिली वैल्यूज हुआ करते थे, जो फैमिली कल्चर्स हुआ करते थे, जिनके द्वारा अनुशासन बनता था, ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने बच्चों को, युवाओं को सिखाएं अपने फैमिली कल्चर, फैमिली वैल्यूज, हमारे फैमिली गार्ड्स क्या है, हमारे परिवार 40-50 वर्ष पूर्व परिवार में हम लोग किस तरीके से रहते थे, क्या क्या कार्य होते थे, किस तरीके का, ये सब एक सोशल आइसोलेशन के साथ साथ इस समय जो एक बहुत बड़ी बात है वो स्वच्छ रहने की, जिसको हम क्वारंटीन बोलते हैं। क्वारंटीन केवल अकेले रहना नहीं है, क्वारंटीन अकेले रहना और फिर सफाई के साथ रहना, जैसे कि हाथ समय समय पर हाथ धोते रहना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क लगाना, ये और फॉगिंग। तो ये दोनों चीजें देखिए कि हमारे यहाँ कितना बढ़िया अनुशासन था। इन सब की फॉगिंग की भी हमारे यहाँ व्यवस्था थी, सरकारी कथा होती थी, उस समय हम हवन करते थे और उससे जो वो निकलता था, धुआं निकलता था, वो फॉगिंग का काम करता था, जैसे अभी फॉगिंग मशीन के द्वारा हो रही।
जी। और बहुत सारे अवसर ऐसे थे जहाँ पर फॉगिंग हुआ करती थी। तो ये इस तरह से फैमिली वैल्यूज, फैमिली कल्चर इनकलकेट करने से बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना है, ये इससे एक अनुशासित जीवन बनता है। और ये अनुशासन जब बच्चों में, विद्यार्थियों में फैमिली स्तर पर ये इसका विकास होता है तो बच्चा ज्यादातर आगे चल के भी अनुशासन आता है। जो भी दायित्व उसको मिलता है, चाहे पढ़ने का हो, चाहे पढ़ाने का हो या अन्य कोई काम करने का, वो दायित्व बहुत अच्छे ढंग से और कंटेक्स्ट में, बहुत अच्छे कंटेक्स्ट में उसको निभाता है। तो एक ये बहुत अच्छा समय है कि बच्चों में एक अनुशासन, एक तो ये हो गया अनुशासन की बात। दूसरा ये कि अभी बहुत सारे रूटीन काम जो करते हैं विद्यार्थी, वो रूटीन से हट करके अभी काम करने का अवसर है। बहुत सारी नई चीजों का मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी एक ऐसा अवसर है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ने के साथ साथ जो पढ़ाई नहीं कर रहे, नौकरी कर रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम है, उनको भी वर्क फ्रॉम होम, हमारे जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो कुछ समय निकाल करके वो कुछ नई चीज, कुछ नए साहित्य पढ़ सकते हैं, कुछ नई कहानी लिख सकते हैं, नई कविता लिख सकते हैं और इसके साथ में फैमिली वैल्यूज सीख सकते हैं। तो एक ऐसा अवसर है जिसमें हम बहुत सारी चीजें, नई चीजें भी सीख सकते हैं और जो कि हमें आगे आकर के सृजनात्मक काम कर सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं। बहुत सारे अभी आजकल बहुत सोशल मीडिया में बहुत सारी अजीब जानकारियां प्रसारित हो रही हैं जो सही नहीं है, तो हमें उनकी भी फिल्टरिंग करनी सीखनी चाहिए। तो एक अच्छा मौका है जो समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए जो चीजें आवश्यक है, वो अभी एक अवसर है हमें उसको सीखने का, अपने बच्चों को सिखाने का। और इसका सदुपयोग इस तरीके से होना चाहिए कि जब ये लॉकडाउन समाप्त हो तो कभी जब हम रिविजिट करें कि हमने लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या किया, तो कहीं हमें बाद में पछतावा न होना पड़े, अरे एक तो बहुत अच्छा अवसर था, हम ये भी अच्छा काम कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। अभी समय है कि हम इसका सदुपयोग करें, एक निश्चित दिनचर्या निभाएं लॉकडाउन पीरियड में, कुछ योग भी करें, आसन भी करें, स्वस्थ भी हमारा रहे और हमारी जो फैमिली फूड्स हुआ करते थे, जो सीजनल खाने, वो अभी हमें खाने का अवसर है, सीजनल फ्रूट्स खाने का अवसर है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। जो हमारी नई अच्छी परंपराएं हैं उनको पुनः स्थापित करके पुनः निश्चित रूप से आपने बताया कि परिवार एकजुट हुआ है और कहीं न कहीं हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जब पहले रहा करते थे वो एक तरह से छिन्न भिन्न हो गया था, लेकिन अभी के समय में परिवार एकजुट हुआ है और लोगों के अंदर निश्चित रूप से अनुशासन की भावना और ज्यादा आएगी क्योंकि लोग एक दूसरे की देखरेख में हैं, मॉनिटरिंग उनकी हो रही है। इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि समय प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। खासकर हम उन विद्यार्थियों की बात करें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी ट्यूटोरियल्स के मार्गदर्शन में नहीं है, टीचर्स के साथ नहीं है, एकांतवास में है, वो अपने समय का प्रबंधन अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस तरह से कर सकते हैं? अभी सबको विदित है कि बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अभी उपलब्ध हैं जी, जिनमें डिफरेंट केवल रीडिंग मटेरियल इन रिटन फॉर्म है, बहुत सारे पीपीटीज हैं, बहुत सारी वीडियोज उपलब्ध हैं, तरह तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, रेगुलर कोर्स वाले। तो ये एक अच्छा अवसर है। जैसे मेरा बेटा भी अभी पीजी करना चाहता है आर्किटेक्ट में, तो पढ़ाई अभी तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम उसमें होगा तो उसकी तैयारी कर रहा है। तो आजकल ये नहीं है कि हम लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, हमें रीडिंग मटेरियल नहीं मिल रहा है, हमें कंपटीशन की तैयारी के लिए जो भी चीजें आवश्यक है वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। अभी तो घर बैठे ही सब चीजें उपलब्ध हो सकती है पब्लिक डोमेन में, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र, आर्किटेक्चर हो, फैशन डिजाइन हो, चाहे होम साइंस हो, कोई भी एरिया आप स्टडी ले लीजिए, कोई भी एरिया आप नॉलेज ले लीजिए, इस पर एम्पिल चीजें उपलब्ध है। ये पब्लिक डोमेन में आप जाएंगे, जो MHRD की साइट में जाने से वहां पर जितने भी ई लर्निंग पोर्टल्स हैं उनका सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनका सबका लिंक दिया हुआ है। इसी तरीके से AICT में जाने से वहाँ इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध है उनका सबका डिस्क्रिप्शन है, उनका लिंक उपलब्ध है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इसी तरह से आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो जितने भी तरह के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, डिफरेंट एजेंसी जो कराती है, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की साइट में जाने पर वहाँ बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के डिस्क्रिप्शन और लिंक उपलब्ध है। तो इस तरह से
इन लिंक्स की सहायता से हम जो भी डिजायर्ड स्टडी मटेरियल हमें चाहिए, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो सब पब्लिक डोमेन में बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध है। हमारे युवा इस समय का उपयोग कर सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को विजिट करके अपने हिसाब से जो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे प्रश्न ऑनलाइन उपलब्ध है, 60 क्वेश्चन पेपर्स उपलब्ध है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व उपलब्ध है। तो इस तरीके से वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम भी है, बहुत सारे डिस्कशन फोरम है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ये कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, जैसे पहले क्या होता था कि कोचिंग में जाते थे, बच्चे आपस में डिस्कस करके कुछ डिस्कशन करके आपस में जो उनके इशूज होते थे, जो भी क्लैरिफिकेशन होते थे, वो दूर करते थे, कंफ्यूजन होते थे जी। ये अभी भी वो कर सकते हैं। देखिए, अभी जूम में जाकर के 4-5 बच्चे आपस में जो भी उनको कोई कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी प्रश्न के उत्तर को लेकर के, तो वो अभी भी जूम में जाकर के और आराम से अपना वो डिस्कशन भी कर सकते हैं जी। तो अभी जो वर्किंग प्रोफाइल है, वो ये जरूरी नहीं है कि हमें घर से बाहर जाना आवश्यक है। घर के बाहर हम यदि नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का जहां तक मामला है, अन्य क्षेत्रों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये अन्य क्षेत्रों में भी कुछ हद तक है लाभदायक, लेकिन जहां तक एजुकेशन सेक्टर की बात है, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित लॉकडाउन नहीं कर रहा है हमें, क्योंकि घर में बैठे हम सब जानकारी हमारे पास, हम घर में बैठ करके सब जानकारी ले सकते हैं, हमें सब उपलब्ध हो सकता है, बशर्ते हमारी उसमें रुचि हो जी और हम कुछ करना चाहें जी। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने सर कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर जाकर के विद्यार्थी अपने उपयोग की जानकारी हासिल कर सकता है और लॉकडाउन का प्रभाव विद्यार्थी जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए, ये आपने बताया। आपने हालांकि बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जिससे व्यक्ति इस समय का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वो योजना होती है जिससे कोई विद्यार्थी यदि कोई परीक्षा क्रैक करना चाहता है, किसी परीक्षा को उसमें सफलता हासिल करना चाहता है, तो क्या स्टेजेस होते हैं, किस तरीके से वो तैयारी करे और सफलता उसके कदम चूमे? देखिए, अभी हम हमारे यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनको हम आइकन्स बोलते हैं, जिन्होंने ऐसा लैंडमार्क काम किया है जी, जो हमेशा रिलेवेंट रहेगा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए और हमें शिक्षा किस तरीके से ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षक को किस तरीके से पेडागॉजी जिसकी हम बात करते हैं, पढ़ाने की पद्धति, हम पेडागॉजी कहते हैं। तो एक तो भी पढ़ाने की पद्धति, दूसरा पढ़ने की पद्धति, क्योंकि विद्यार्थी सेल्फ स्टडी भी बहुत करता है। क्लासरूम के अलावा बच्चा पहले भी करते थे विद्यार्थी, अभी भी करते सेल्फ स्टडी। तो इसके शिक्षक को पढ़ाने की कैसी विधि अपनानी चाहिए और जो विद्यार्थी है उसको पढ़ने की कैसी विधि अपनानी चाहिए, इसको हम पेडागॉजी बोलते हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो हमारे यहाँ अभी भी मिसनॉमर है। पहले बहुत अच्छा इसके उद्देश्य डिफाइन हुआ करते थे। अभी क्या है, हम पढ़ाने का मतलब है कि हमें अच्छे नंबर आ जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, ये तो उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा पढ़ाई केवल इसीलिए नहीं है। पढ़ने का, शिक्षित होने का मतलब है, एजुकेटेड होने का मतलब है कि उसमें उसके संपूर्ण मानव का विकास और एक अच्छा जीवन जीने के लिए, समाज उपयोगी जीवन जीने के लिए, देश उपयोगी जीवन के लिए ज्ञान अर्जित करना, ये पढ़ाई का है, अपने लिए उपयोगी होने के साथ साथ जी। पढ़ने में जो सबसे बड़ी जो ट्रिक है, जो कला है, वो ये है, हम हमेशा जब भी बात होती है शिक्षकों से, तो मैं ये कहता हूँ कि शिक्षकों को बहुत ज्यादा विषय वस्तु नहीं पढ़ाना चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम विद्यार्थियों को ये बताएं कि वो कैसे पढ़ें जी। टीचर्स जॉब इज टू टीच द स्टूडेंट टू हाउ टू लर्न। आप देखें कि कोई, मान लीजिए आप ही हैं, किसी विषय में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने उस विषय का एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पढ़ा, एमएससी मान लीजिए आप बॉटनी में, आपने एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पढ़ा, ये आप फिर इसके बाद उसको बोल दिया जाता है मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी। अब आप देखें कि जो आप प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बॉटनी में या किसी भी अन्य विषय में जो विद्यार्थी पढ़ता है, उस विषय में जो डोमेन नॉलेज उपलब्ध है आज, उसका ज्यादा से ज्यादा 10% होता है, 10% भी नहीं होता है। मतलब एमएससी इन बॉटनी, मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी होने के लिए यदि हमें 100 चीजें जाननी चाहिए, तो हम अपने इंस्टीट्यूट जहां पढ़ते हैं, एनरोल्ड है, केवल 10 चीजें ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं, 90 चीजें नहीं जान रहे हैं जी। अब यदि हम केवल, शिक्षक हमें केवल पढ़ाएगा 10 चीजों को और विद्यार्थी केवल उन 10 चीजों को पढ़ेगा, तो बाकी वो 90% कैसे पढ़ पाएगा, जब तक
विद्यार्थी में ये कैपेबिलिटी नहीं डेवलप होगी कि वो कैसे पढ़े जी। यदि हम विद्यार्थी में ये क्षमता का विकास कर दें कि उसको कैसे पढ़ना चाहिए, विषय को समझने के लिए पहला, दूसरा विषय को समझने के बाद समझ उसका एप्लीकेशन पोटेंशियल क्या है, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने स्वयं के जीवन के उपयोग के लिए, समाज के उपयोग के लिए और देश के उपयोग के लिए। ये और तीसरा अल्टीमेट जो पढ़ाई का होता है, तीसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि पढ़ने के बाद हमें ज्ञान की सृजन की क्षमता उत्पन्न होना जी। क्योंकि जब हमें जितना ज्ञान उपलब्ध है उसी में रहेंगे तो आगे कोई विषय वस्तु कोई भी सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, विकास नहीं होगा, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो। नए ज्ञान का सृजन होना अति आवश्यक जी। नए ज्ञान का सृजन हो भी रहा तो विद्यार्थी में ये कैपेबिलिटी विकसित हो जाए कि नए ज्ञान का सृजन कैसे करना, ऐसा ज्ञान जो उपयोगी हो समाज के लिए, देश के लिए, अपने आप के लिए। तो ये तभी हो पाएगा जब विद्यार्थी में जो ओरिएंटेशन है उनका अभी कि हम केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर लेने के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनमें उनका पर्पस तो सब होगा, लेकिन हर एक नागरिक का देश के लिए भी कर्तव्य होता है, समाज के लिए। तो उसके लिए कम्प्रिहेंसिव स्टडी कल्चर जो है वो उसको विकसित करने की आवश्यकता है जी। तो विद्यार्थी ये कला सीख लेगा कि उसे कैसे पढ़ना है, चाहे जो डिग्री के लिए एनरोल है उसके लिए, या कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है उसके लिए, या अन्य किसी क्षेत्र में उसको जाना है, तो उसके लिए उसको पढ़ना कैसे, उसके लिए उसको कैसी तैयारी कैसे करनी है। और इसमें बहुत बड़ा दायित्व शिक्षकों का होता है, हर एक नागरिक का अपने देश के लिए भी कर्तव्य होता है, समाज के लिए। तो उसके लिए कम्प्रिहेंसिव स्टडी कल्चर जो है वो उसको विकसित करने की आवश्यकता है जी। तो विद्यार्थी ये कला सीख लेगा कि उसे कैसे पढ़ना है, चाहे जो डिग्री के लिए एनरोल है उसके लिए, या कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है उसके लिए, या अन्य किसी क्षेत्र में उसको जाना है, तो उसके लिए उसको पढ़ना कैसे, उसके लिए उसको कैसी तैयारी कैसे करनी है। और इसमें बहुत बड़ा दायित्व शिक्षकों का होता है। आजकल शिक्षक केवल ये बता देते हैं, केवल सूचना दे देते हैं, कोई प्रश्न है, कोई टॉपिक है, उसके विषय में क्या क्या सूचनाएं हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या ज्ञान उपलब्ध है, वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो करते ही है, लेकिन इसके अलावा उनको ये करना है कि उनको कहाँ कैसे स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, नंबर वन। दूसरा, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है तो उस इन्फॉर्मेशन को उसकी व्याख्या कैसे करनी है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, और उससे निष्कर्ष कैसे निकालना है जी। ये दूसरा सेकंड लेवल ऑफ लर्निंग हो गई। थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग की उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, जो हम इन्फ्रेंस निकाले, कंक्लूजन जो निकाले एनालिसिस के बाद जी। उसका एप्लीकेशन पोटेंशियल क्या है, उसको हम कैसे रचनात्मक कार्यों में उसका निष्कर्ष का उपयोग कर सकते हैं। और फिर चौथा जो है क्रिएशन ऑफ नॉलेज, जो मैं बताया। तो यदि इस तरह से बच्चे हम बचपन से ही इस तरह की पढ़ाई में यदि हमारा फोकस होगा तो आगे चल के बच्चों को किसी भी तरीके से समस्या नहीं होगी जी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कुलपति साहब की कैसे पढ़ें ये जानना बहुत जरूरी है। और पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी, पैसा या अच्छे नंबर नहीं है, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा आगे पढ़ाई का एक बड़ा व्यापक अर्थ है, जिसके बारे में आपने विस्तार से बताया। कुलपति साहब, आपसे एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि एक विद्यार्थी जो है कई बार तनाव और अवसाद के दौर से भी गुजरता है, कई बार असफलताएं उसको तनाव की तरफ लेके जाती हैं, कई बार गलत दिशा में कदम बढ़ा लेता है। तो अभी खाली समय का भी इस्तेमाल वो किस तरीके से करे कि तनाव अवसाद ना हो उसे, और भविष्य के प्रति ज्यादा बेहतर योजना बना पाए, ज्यादा सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ पाए। आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे मैं अभी बता रहा था, जब हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं, क्लास में हमारे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का, 50 विद्यार्थियों का जो पेस ऑफ लर्निंग, जिस गति से वो सीखता वो एक समान नहीं होती है जी, है ना। इसलिए अभी नई एक पद्धति पढ़ाने की चली है जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। हर एक बच्चे की क्षमता को हमें पहचानना है और उसकी क्षमता के हिसाब से उसको पढ़ाना है। अभी क्या हो रहा है कि हम क्लास में जाते हैं, 50 विद्यार्थी हैं, सभी 50 विद्यार्थियों को हम एक चश्मे से देखते हैं, एक यार्ड स्टिक से उसको मेजर करते हैं और एक ही पद्धति से पढ़ाते हैं, है ना जी। ये यदि गुरुकुलों में ऐसा नहीं होता था, जो हमारे यहाँ प्राचीन शिक्षा पढ़ा रही थी, वहां पर गुरु का अटेंशन हर एक विद्यार्थी पर जाता था कि उसकी क्या क्षमता है,
वो किस पेस ऑफ लर्निंग का है, किस गति से वो सीखता है, हमें उसे किस गति से पढ़ाना है, पहला किस ढंग से वो सीखता है उस ढंग से पढ़ाना है। इस तरीके का पर्सनल अटेंशन हमारे गुरुकुलों में होता था। अब वो व्यवस्था नहीं रह गई है। अभी क्या है, एक ही आर्टिस्टिक है, एक ही मेथड आप पढ़ाने की पद्धति एक ही है। चाहे बच्चा बहुत टैलेंटेड हो, जिसको हम फास्ट लर्नर बोलते हैं, बहुत विद्यार्थी फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ मीडियम पेस ऑफ लर्निंग होती है। तो हमें यहाँ से टारगेट करना पड़ेगा। एक बार यदि किसी बच्चे को रोग पकड़ लिया कि वो पढ़ नहीं सफल नहीं हो पा रहा है, उसमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो डिप्रेशन में चला जा रहा है, ये रिजल्ट है। हमें इसको कहाँ से टैकल करना है, इसका काज क्या है, कारण क्या है, वहां से इसकी शुरुआत करनी है। आपके मूल विषय पर भी मैं आऊंगा, लेकिन इसको हम बैकवर्ड यदि हम वो करें, रिग्रेशन करें, बैकवर्ड पाथ में जाए, तो वो वहां से हमें शुरू करनी पड़ेगी। उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, जेनेसिस क्या है। अनलेस वी टारगेट द ओरिजिन पॉइंट ऑफ एनी प्रॉब्लम, वी कैन नॉट टेक मिडवे एंड देन वी से दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, है ना। तो वहां से हमें जाना पड़ेगा। तो शिक्षकों को अभी आवश्यकता ये है कि वो एक बैच में कितने भी एन नंबर ऑफ जो भी है, 40 है, 50 है, 60 है, उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रुप्स में बांटे और उन ग्रुप वाइज उनको हम टीचिंग दे। फास्ट लर्नर 10 है मान लीजिए, उनको एक पेज के साथ, एक पद्धति के साथ पढ़ाएं। फिर मीडियम पेज लर्नर है, उनको अलग से, स्लो लर्नर है, उनको अलग से ट्रीटमेंट दें, इस तरीके से। तो फिर जब बच्चा निकलने के बाद एक ऑलमोस्ट एक स्तर का बच्चा निकलेगा यदि हम इस तरह की पढ़ाई करेंगे। यदि हम एक ही पद्धति अपनाएंगे, एक ही आर्टिस्टिक, तो वो उसी लेवल तरह के लेवल के बच्चे फिर पास आउट होने के बाद भी उनका डोमेन नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। ये कैपेबिलिटी एक बात है हर एक बच्चे की, लेकिन उसको पहचान करके उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये दूसरी बात है जी। इसका जो सोल्यूशन है वो वहां से शुरू होता है। अब अभी लॉकडाउन पीरियड में ये बच्चे, ये देखिए जब माँ बाप के साथ रहते हैं, देखिए एक तो ये है कि बच्चा जब अकेले रहेगा उसमें तरह तरह की नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं, है ना। वो एक्सेसिव या तो मोबाइल दिन भर खेलता रहेगा, टीवी दिन भर देखता रहेगा, और फिर इसका आजकल जो मटीरियल उपलब्ध है टीवी में, चैनलों में, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, और फिर इसमें जो नेगेटिव थॉट्स वाले ज्यादा, पॉजिटिव थॉट्स वाले कम है जी। बच्चे में आजकल हमारे यहाँ अच्छा लिटरेचर पढ़ने की प्रथा नहीं है, बहुत कम लोग जो अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं। माइंडसेट, किस तरह का माइंडसेट डेवलप होगा एक युवा में, वो बहुत सारी चीजों पर डेवलप करता है, उसके रहन सहन पर, उसके खाने पीने पर, किस तरह के माहौल में वो रह रहा है, किस तरह का लिटरेचर वो पढ़ रहा है, किस तरीके का वो अन्य जो टीवी या मोबाइल देख रहा है वहाँ किस तरीके का लिटरेचर से उसका संपर्क हो रहा है। इन सब चीजों पर थॉट प्रोसेस जो है, दैट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अभी एक ऐसा मौका है कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का, जैसा आप बोल रहे थे, डिसिप्लिन लाइफ जीने का अभी एक मौका है, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करने का, अच्छा लिटरेचर पढ़ने का, रचनात्मक कार्य करने का, माँ बाप भाई बहन के साथ रह करके उनके साथ खुशियां बांटने का एक अच्छा लवली इन्वायरमेंट, प्लेजेंट इन्वायरमेंट डेवलप होगा। तो प्लेजेंट और पॉजिटिव माइंडसेट का भी विकास होगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे वो उसमें उनको सफलता मिलेगी, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम भी क्या ना हो या कि कोई दूसरा क्षेत्र क्या ना हो। तो इस तरीके से। और दूसरा ये है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल इन फर्स्ट अटेम्प्ट देन वी शुड नॉट डेवलप एनी नेगेटिव थॉट। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं कुलपति का अवसर मुझे 6वें अटेम्प्ट में मिला है जी। मैं 2011 से, मुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं है, मैं 2011 से प्रयत्नशील था कुलपति बनने के लिए। कई जगह मैंने कोशिश किया, कई जगह मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई, मेरा पैनल में नाम दिया गया, लेकिन मैं नहीं बना। 11 से मैं शुरू किया था कोशिश करना, एक बार नहीं बना, कोई बात नहीं, दूसरी जगह ट्राई किया, वहां नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई किया, वहां नहीं हुआ, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार मार्च 15 में मुझे सफलता मिली। तो यदि हमारा उद्देश्य है, एकदम बिल्कुल डिटरमिन्ड है हम कि हमें ये होना है, और फिर उस होने के लिए मुझमें क्या क्या कैपेबिलिटी मुझमें होनी चाहिए, मुझे क्या कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, क्या स्किल्स मुझे डेवलप करने पड़ेंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी। एक तो लक्ष्य निर्धारित करना, फिर उसके लिए पूर्ण रूप में कोशिश करना, ये जानते हुए कि कैसी कोशिश करेंगे तब मुझे स्थिति प्राप्त होगी, उनको पहचानना, कोशिश
कैसी कोशिश है उसको पहचानना, फिर उन कोशिश को करना। तो ये सब जो है लक्ष्य प्राप्ति के तरीके हैं। एक दो बार में कभी निराश नहीं होना है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप में विश्वास नहीं है। हर एक युवा में पोटेंशियल है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें क्षमता, किसी न किसी प्रकार की क्षमता न हो। हमारे बाबा आइंस्टीन एक बहुत बढ़िया बात बोले थे कि यदि हम मछली को बोलेंगे कि पेड़ में चढ़ो, वो कभी नहीं चढ़ पाएगी, और हम हमेशा बोलेंगे कि मछली बहुत नालायक है ना। हम हाथी को बोलेंगे कि तुम इस समुद्र को पार करके उधर चले जाओ तैरते हुए 40 किलोमीटर की गति में। अगर वो नहीं कर पाएगा, नचली नहीं कर पाएगा, तो बोलेंगे कि हाथी महामूर्ख है। तो हर एक विद्यार्थी में कुछ न कुछ क्षमता होती है। ऐसा कोई भी युवा नहीं है जिसमें जो क्षमताहीन हो। किसी न किसी तरह का टैलेंट, इनहेरेंट टैलेंट उसमें उपलब्ध है। उसको और शिक्षक का, उसको स्वयं का, उसके परिवार का, स्वयं का, उसके स्वयं के परिवार का और शिक्षक, इन तीन लोगों का ये दायित्व है कि उस विद्यार्थी की क्षमता को पहचाने, उस क्षमता के विकास में उसकी मदद करें। यदि हम इस फिलॉसफी से अपने युवाओं की ट्रेनिंग देंगे तो हमारे युवा कभी असफल नहीं होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रारंभिक असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार जुटे रहिए। बस अगर आपके अंदर टैलेंट है, क्षमता है, पोटेंशियल है और संकल्प शक्ति आपके भीतर है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपने स्वयं के उदाहरण से इस बात को सिद्ध भी किया। बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से जितने भी युवा विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको आत्मबल मिला होगा, बहुत प्रेरणा मिली होगी। पुनः हम कुलपति साहब आज में जो निर्मित स्थितियां हैं कोविड-19 के उपरांत, उसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे आपसे, चूंकि आपका शोध और अनुसंधान में भी बहुत गहरी अभिरुचि है आपकी। तो आप किस तरीके से देखते हैं दुनिया बिफोर कोविड-19, पोस्ट कोविड-19, कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हमारा जो फोकस है, हमारी जो दिशा है, वो कहीं शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल सही। जैसा कि मैं शुरुआत में कहा कि जब कोविड-19 जैसे कोई संक्रमण, कोई आपदा वैश्विक स्तर पर कोई आती है तो एक नई संस्कृति का जन्म होता है जी। वो संस्कृति किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। वो लाइफ स्टाइल में हो सकती है, एजुकेशन के क्षेत्र में नई संस्कृति, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में बदलाव आएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव आएंगे, सोशल वर्क के क्षेत्र में बदलाव आएंगे। तो हर एक क्षेत्र में बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की आपदा आने से देयर इज अब्रप्ट चेंज इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। जो संस्कृति है उसमें अचानक रुकावट आती है। अचानक, जैसे पठन पाठन का कार्य, जो ट्रेडिशनल वे में क्लासरूम टीचिंग का कार्य अचानक बंद हो गया, है ना। फैक्ट्री का काम अचानक बंद हो गया। मिलना जुलना अचानक, लोगों का मिलना जुलना अचानक बंद हो गया। बाहर जाना अचानक बंद हो गया। हवाई यात्रा अचानक बंद हो गई। कोई भी अचानक, ये इसमें जिसको हम बोलते हैं सडन डिसरप्शन इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये होता है। और आदमी हमेशा इनोवेटिव माइंडसेट का होता है, हमेशा। नहीं तो ह्यूमन सर्वाइवल ही नहीं होता। इतने वर्ष तक जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, होमो सेपियंस की सिविलाइजेशन है, यदि हमें ये क्षमता नहीं होती कि हम नए परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल पाए और नए परिस्थितियों में कैसे अच्छे रिजल्ट देना है, उसको यदि हम नहीं कर पाते तो हमारी सिविलाइजेशन इतने लंबे समय तक बरकरार नहीं रहती। अब ये बात जरूर होती है कि जो बहुत जल्दी से नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं वो ज्यादा गति से उन्नति करते हैं, उनका विकास ज्यादा तेजी से होता है। जो धीमी गति से एडजस्ट करते हैं उनका विकास धीमी गति। तो इसी तरह से जो अलग अलग देश है वो किस गति के साथ नए माहौल में अपने आप को ढाल देंगे, एक अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनाएंगे, स्थापित करेंगे, उस पर कैसे हम काम आगे बढ़ाएंगे, इस पर ये डिपेंड करता है। हर एक क्षेत्र में नयापन आने का ये समय है। ये इसको हमें एक इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, अरे ये तो लॉकडाउन हो गया, अब हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है और हर एक क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। एक तो ये है कि हम ऐसा सोच करके चुपचाप बैठे रहे। दूसरा ये है कि गिवन सिचुएशन, इस परिस्थिति में हम कैसे इनोवेटिव हो सकते हैं, कैसे नवाचार कर सकते हैं, कैसे नई टूल्स के द्वारा, नए टेक्निक्स के द्वारा हम कैसे, जो हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के काम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये इट इज नॉट क्राइसिस इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन।
मैं इसको एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं मानता हूँ ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में। ये एक मौका है हमें, होमो सेपियंस को, मानव को एक मौका है अपने आप को सिद्ध करने का कि हम, ये इतिहास इतना साक्षी है कि इतने ज्यादा क्राइसिस आई हैं, बहुत ज्यादा क्राइसिस आई है हमारे सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स में, और हम हर एक बार उन परिस्थितियों से उबर करके आगे निकले, आगे बढ़े। इस बार भी आगे बढ़ेंगे। यस, हमें नवाचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम अपने कार्य को नई परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी गति, उसको कैसे नई दिशा और दशा दे सकते हैं। इस पर हमें, हम जिस भी क्षेत्र में है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, मुझे वहाँ प्रयास करना चाहिए, नवाचार करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में है वहाँ नवाचार के द्वारा एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करके जो पहले से अच्छा हो और निर्माण करके ह्यूमन सिविलाइजेशन की डिस्कोर्स को और आगे बढ़ाना चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की, बहुत प्रेरणादायी बातें आपने बताई कि नई परिस्थितियों में ढालने के लिए अद्भुत क्षमता होती है मनुष्य में। मनुष्य के लिए ये संकट की घड़ी नहीं बल्कि एक मौका है नवाचार करने का। जो भी सभ्यताएं जितना ज्यादा नवाचार करेंगी उनके विकास की गति उतनी ज्यादा तेज होगी। बहुत अच्छी बात है कुलपति साहब। और आखिरी में चलते चलते बस आपसे एक हम संदेश लेना चाहेंगे कि आम व्यक्ति लॉकडाउन को सफल कैसे बनाए और सोशल डिस्टेंसिंग में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए। आपका क्या संदेश है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान कई बार जनता से अपील की, मैं उन्हीं चीजों को दोहराना चाहूंगा। ये आज एज ऑन डेट, आज के इस समय तक अभी इसका कोई लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्वारंटीन का, इनका कोई भी उपाय नहीं है। देखिए, इसका लाभ देखें आप कि जिस गति से अन्य देशों में ये बढ़ रहा है उस गति से हमारे देश में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमने टाइमली इस पर एक्शन लिया, टाइमली सोशल डिस्टेंसिंग के नाम को इम्प्लीमेंट किए और एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे देश का सोशल डिस्टेंसिंग को माना। यही मूल वजह है कि एक कम्युनिटी डिसीज के रूप में हमारे देश में नहीं फैल पाया और कैजुअलिटी बहुत कम है। यदि हम इसको कंटिन्यू करें, अभी तक जिस तरीके से हमने इसको सफलतापूर्वक इसको निभाया है, कुछ बहुत छोटे छोटे पॉकेट ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर इनका अनुपालन जिस स्केल में होना चाहिए था उस स्केल में नहीं हुआ। लेकिन यदि देखें आप, हमारे देश का जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखें, हमारे देश की पॉपुलेशन देखें, ये दोनों इतनी ज्यादा है कि यदि ये कम्युनिटी डिसीज में यदि इसका तेजी से ये फैलेगा हमारे देश में तो फिर हमारे यहाँ कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है। इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, इसमें कमी है कि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। तो यदि ये कम्युनिटी डिसीज के रूप में हमारे देश में फैलता है तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएगा। सबको विदित है कि हमारे देश में कितने वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, सबको विदित है कि हमारे यहाँ कितने इन्वेस्टिगेटिव सेटअप्स हैं, सबको विदित है कि हमारे पास और क्या हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध है। तो हमारे लिए, खासकर भारतवर्ष के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है। कोई दूसरा, अमेरिका की जनसंख्या आज ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ है, हमसे 7 गुना बड़ा है, हम उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत ज्यादा है, वहां पर वो नहीं संभाल पा रहे हैं। तो यदि हमारे यहाँ उस तरीके से फैला हुआ इसका, तो हम तो कहीं की नहीं रहेंगे। तो हमारी देश की जनता से यही करबद्ध मेरी अपील है कि आप सब, हम सब मिल करके इसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कभी भी जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहें, उसको हीन भावना से न देखें, उसके साथ सहानुभूति रखें, लेकिन उसके संपर्क में ज्यादा ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि हम अभी तक सफलतापूर्वक इसका सामना किए हैं और आगे भी इसका सामना करते रहें, जिससे कि हम इस महासंकट से उबर सके और हम पुनः सिद्ध कर सके कि हम एक ऐसी सिविलाइजेशन के पार्ट है, एक ऐसे रिच कल्चर और इसकी परंपरा के भाग है कि जो कि हर एक परिस्थितियों में जो भी रिक्वायरमेंट है, उस समय की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम सक्षम हैं। उस तरह की मानसिकता के हम हैं कि निश्चित परिस्थिति से अपने आप को उबारने के लिए, अपने समाज को उबारने के लिए, अपने देश को उबारने के लिए जो भी हमें त्याग करना पड़े, चाहे लॉकडाउन हो, कभी घर में ही बैठना क्यों न पड़े, हम करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, क्वारंटीन रहेंगे, यदि कहीं थोड़ा भी लक्षण आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उनका हम अनुसरण करें। भारत सरकार की स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस है, मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य की जो गाइडलाइंस है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग
देखें कि एक अपने देश में एक बहुत बड़े ऐसा सामाजिक वर्ग है, सामाजिक कार्यकर्ता वर्ग है जो कि गरीबों की सहायता कर रहा है। हमें इसके साथ साथ ये भी करना है, जो सक्षम है उन्हें, जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता भी करनी है, उनको खाद्य सामग्री देना है, खाने पीने की, दवाई की व्यवस्था करनी है, जैसा हम अपने विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ मजदूर है, विद्यार्थी वर्ग है। तो जो कर सकते हैं, जिनमें क्षमता है, ये भी अवसर है कि भगवान हमें एक अवसर दिया है कि इस विपदा में जो ज्यादा प्रभावित है उनको, जो सक्षम है, जो स्वस्थ है, सक्षम है, वो किस तरह की मदद कर रहे हैं। भगवान हमें एक ये भी अवसर दिया है कि हमें भाईचारे की भावना कितनी है, हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना कितनी बची हुई है। और ये एक मौका हमें ये भी सिद्ध करने का है कि हम अपने साथियों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, समाज के वर्गों के प्रति जो आज इस समस्या से समाज से जूझने में सक्षम नहीं है, जिनके पास खाना पीना नहीं है, जिसके पास दवाई नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है, उनको हम हर तरीके से जो सक्षम है वो मदद करें। एक हमारे लिए अपने आप को सिद्ध करने का, एक अच्छा मानव सिद्ध करने का हमारे पास एक ये अवसर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर आरपी तिवारी, कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। आपके शब्दों से निश्चित रूप से समाज को एक दिशा मिलेगी, एक गति मिलेगी, और आपने तमाम बिंदुओं के ऊपर अपने विस्तृत शोध, अध्ययन और अनुभव से प्रकाश डाला। शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, जीवन शैली, अनुशासन, तमाम चीजों को आपने बहुत विस्तार से छुआ। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि पुनः आपसे मुलाकात का और विस्तृत चर्चा करने का अवसर हमें जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी से दीपक निषाद की बातचीत का विषय था लॉकडाउन और वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।